तो एक्सचेंज से मुराद एक ऐसी मार्केट हुआ करती है जिस मार्केट के ऊपर हम कुछ बाय या सेल कर सकते हैं। तो ये डेक्सा का मतलब है DEX से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बेसिकली। एक्सचेंजेस के मामले में हम सबके नॉलेज में है कि एक्सचेंजेस दो किस्म की हैं आज के दिन में भी। एक एक्सचेंजेस हैं जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कहलाती हैं, जिन्हें CEX बोला जाता है। आज हम अगर बाइनेंस की बात करें, आज हम कुकॉइन की बात करें, क्रैकन की बात करें, कॉइन बेस की बात करें, आज हम पोलिनिक्स, बाइकोनॉमी या किसी भी एक्सचेंज, चाहे वो टियर 1 की एक्सचेंजेस हैं, चाहे टियर 2 की एक्सचेंजेस हैं, चाहे टियर 3 की एक्सचेंजेस हैं, किसी भी एक्सचेंज की बात करें तो वो CEX कहलाती हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कहलाती हैं। तो जो CEX हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, वो तीन किस्म के टीयर्स में डिवाइड होती हैं। और सेंट्रलाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर जब ट्रांजैक्शंस की जाती हैं तो उनमें एक अथॉरिटी जो है हमारे डिपॉजिट पे, ट्रेड पे, विड्रॉल के ऊपर एक इन्वॉल्व होती है, जो एक्सचेंज उसको चला रही होती है। इवन आपके इलम में है कि एक्सचेंज ऑन भी लाइव होने के लिए जा रही है, तो एक्सचेंज ऑन भी एक CEX होगी, यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंज होगी। सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जो कंपनी या जो एक्सचेंज उसको लॉन्च कर रही होती है, जो टीम उसको लॉन्च कर रही होती है, उसका मैकेनिज्म है जिसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। वहां पर फीसिस जो है वो फिक्स नहीं होती, बल्कि फीसिस जो है वो डिफरेंट क्राइटेरियाज के तहत फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की मौजूदगी में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की क्या जरूरत थी, ये आपको अंदाजा हुआ होगा पिछले चंद एक सालों के अंदर, जहां पर हमने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे। जब मैंने कहा कि हम टियर 1, टियर 2, टियर 3 की एक्सचेंजेस होती हैं, जब हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करते हैं, जैसे हम समझते हैं कि यार अभी तक जो टियर 1 की एक्सचेंजेस हैं, अगर मैं नाम बोलना चाहूं तो जो मैंने नाम बोले थे वो टियर 1 में थी। बाइनेंस टियर 1 की एक्सचेंज है, क्रैकन टियर 1 की एक्सचेंज है, OKX टियर 1 की एक्सचेंज है, गेट टियर 1 की एक्सचेंज है, और जो है वो कुकॉइन टियर 1 की एक्सचेंज है, क्रैकन टियर 1 की एक्सचेंज है। ये टियर 1 की एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि एक ऐसी एक्सचेंज जिसके ऊपर हाई लिक्विडिटी अवेलेबल हो, जिसके ऊपर ट्रस्ट हो लोगों का, जिसका ट्रस्ट स्कोर हाई हो, जिसका जो है वो जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई हो, जिसके ऊपर बहुत सारे जो है वो समझ लें कि न्यूट्रल होने के बहुत सारे लाइसेंसेस हों उसके पास, और मल्टीपल सर्टिफिकेट्स हों, और बहुत सारी चीजें, और उसका एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन हो जहां पर लोगों के रिव्यूज पॉजिटिव हो, तो टियर 1 की एक्सचेंज बनती है। यानी टियर 1 की एक्सचेंज का मतलब होगा सबसे ज्यादा काबिले एतबार एक्सचेंज। तो ये हम टियर 1 की एक्सचेंज कहते हैं, जैसे मैंने चंद एक नाम लिए। फिर हम टियर 2 की एक्सचेंजेस के ऊपर आते हैं, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं पोलोनिक्स की, बाइकोनॉमी की, ये टियर 2 की एक्सचेंजेस कहलाती हैं। इनके अंदर जो है वो लिक्विडिटी और इनका जो स्कोर होता है, जो रेट होता है, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, वो टियर 1 की एक्सचेंजेस की निस्बत कम होती है। इनका यूजर बेस, इनका इनके कस्टमर्स, इनका जो वॉल्यूम है ये कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए ये टियर 2 में होती हैं। और फिर टियर 3 की एक्सचेंजेस आती हैं। टियर 3 के एक्सचेंजेस में ये तमाम चीजें 1 और 2 की निस्बत कम होती हैं। तो जू जू कोई एक्सचेंज इंप्रूव करती है, जब भी कोई नई एक्सचेंज आती है तो डेफिनेटली वो लास्ट ईयर में ही होती है, उसके पास कोई ट्रस्ट स्कोर नहीं होता, उस पर कोई बिलीव नहीं होता। ये हमारे लिए एक खतरनाक काम होता है कि हम अपने फंड्स को वहां पर लेकर के जाएं। तो जो टियर 1, 2, 3 की एक्सचेंजेस हैं वो उनके अंदर से कभी भी कोई भी एक्सचेंज जो है वो कोलैप्स भी कर सकती है, और हमें बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपके साथ 2-3 एग्जांपल्स अभी शेयर करूंगा जिससे हमें ये अंदाजा होगा कि जब हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर ट्रेड करते हैं। अच्छा, ये आपने हमेशा याद रखना है कि दिस इज द क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने उन चीजों पर यकीन कर रखा होता है, लेकिन हमें उनका फैक्ट पता होना चाहिए। यानी दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी हो, चाहे वो कॉइन बेस ही क्यों ना हो, चाहे वो बाइनेंस ही क्यों ना हो। कॉइन बेस में बड़ी एक्सचेंज इसलिए कह रहा हूं, हालांकि वो ट्रेडिंग के मामले में बाइनेंस से बहुत पीछे है, ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में। लेकिन जो कॉइन बेस है ये दुनिया की वो एक्सचेंज है जो सबसे ज्यादा रेगुलेटेड है, जो कम से कम 50 मुल्कों में लीगली बैंक्स के जरिए काम कर सकती है और करती है। पूरे यूरोप के हर मुल्क के अंदर जो है वो कॉइन बेस काम करती है।
कॉइनबेस जो है वो रशिया में काम करती है, वो अमेरिका में काम करती है, वहां पर लेजिटिमेट तरीके से बैंक्स के साथ एसोसिएटेड है। अगर आपने कभी सुना हो कि फलाने बैंक ने $10 बिलियन का बीटीसी बाय कर लिया है, या फलाने एक कंपनी है जिसने $500 मिलियन का फलाना क्वाइन बाय कर लिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो क्वाइन बेस से बाय कर रहे होते हैं। वो मार्केट से, ओपन मार्केट से बाय नहीं कर रहे होते, वो बाइनेंस से भी बाय नहीं कर रहे होते, वो क्वाइन बेस से बाय करते हैं, क्योंकि क्वाइन बेस को वो पेमेंट्स भेज सकते हैं वायर ट्रांसफर के जरिए, बैंक डिपॉजिट के जरिए, लीगल तरीके से वो अपने अपने बैंक अकाउंट से जो है वो क्वाइन बेस को भेज रहे होते हैं। तो इसलिए वो बड़ी जो बाइंग होती है, जितनी भी बड़ी बाइंग है वो क्वाइन बेस से होती है, और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में वो सबसे बड़ी एक्सचेंज इस हिसाब से मानी जाती है कि उसकी लेजिटिमेशन ज्यादा है। तो ऐसे सिनेरियो में जबकि इस तरह की एक्सचेंजेस भी मौजूद हों, तो हम इनको 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसलिए ट्रस्ट नहीं कर सकते कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये होता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में हम अपना फंड उस एक्सचेंज के वॉलेट में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी मेरे पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी पड़ी हो, अगर पड़ी हो, तो मैं उसको जब किसी एक्सचेंज पे ट्रांसफर करूंगा, चाहे वो बाइनेंस है, चाहे वो क्रैकन है, चाहे वो कुकॉइन है, चाहे वो एक्सचेंज ऑन है, चाहे वो बाइकोनॉमी है, चाहे वो दुनिया की कोई भी एक्सचेंज है, हर सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर मैं अपना फंड अपने वॉलेट से निकाल के, चाहे वो मेटामास्क के वॉलेट में पड़ा था, चाहे ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा था, चाहे किसी और वॉलेट में पड़ा था, वहां से निकाल के मैं भेज देता हूं एक्सचेंज के वॉलेट में। और जब वो एक्सचेंज के वॉलेट में जाता है तो एक्सचेंज शो करती है अपनी एक्सचेंज पे, वो सिर्फ उस उन फिगर्स को, मैंने फॉर एग्जांपल 5 इथीरियम भेजे बाइनेंस पे, तो मेरे वॉलेट से, चाहे ब्लॉकचेन का वॉलेट था, चाहे कोई भी वॉलेट, वो आपकी चॉइस होती है, तो आपके वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट से निकले और जाकर के बाइनेंस के वॉलेट में जमा हो गए 5 इथीरियम, और बदले में 5 इथीरियम बाइनेंस ने मुझे अपनी एक्सचेंज पर दिखा दिए। अब ये मेरे इख्तियार में नहीं रहे मेरे इथीरियम, अब मुझे इनको वापस लेने के लिए विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। वो विड्रॉल की रिक्वेस्ट बाइनेंस अप्रूव करेगा तो वो मेरे वापस आएंगे, और अगर बाइनेंस अप्रूव नहीं करेगा तो मैं वहां से नहीं ले सकता। अगर किसी वजह से बाइनेंस के उस वॉलेट पे, या बाइनेंस के उस वॉलेट की एक्सेस खत्म हो जाए, बाइनेंस के पास ही वो वॉलेट ना रहे, तो समझें कि आपके फंड्स गए, समझें कि मेरे फंड्स गए। और ऐसी एक दो तीन बड़ी एग्जांपल्स हैं। मैं आपको एक पुरानी एग्जांपल, एक कैनेडियन एक्सचेंज की जो बिल्कुल शुरुआत थी, और $80 मिलियन उस एक्सचेंज के अंदर जो है वो स्टक हो गया, क्योंकि उस एक्सचेंज का ऑनर एक्सपायर हो गया, और कोई और अथॉरिटी नहीं थी, कोई और जो है वो कोई ऐसा रिसोर्स नहीं था कि उन वॉलेट से रिकवर किया जा सकता। तो कोई भी रिकवर नहीं कर सका, और आज तक वो पेंडिंग एक इशू है, जिसके अंदर $80 मिलियन के फंड्स जो थे वो एक्सचेंज में ही रह गए, क्योंकि वो CX थी, क्योंकि उसकी जो प्राइवेट कीज थी, उसका जो एक्सेस था वो सिर्फ उनके ऑनर के पास था। और इसी तरह ये हर सूरत में रहना भी चाहिए। आपकी जितना भी आप उसको जो है वो डेलीगेट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक्सचेंज पे $1 मिलियन या $1 बिलियन पड़ा हो, तो वो उसका ऑनर उसको नहीं कर सकता सारे को सिस्टम में। उसकी लिमिटेशन है कि 10%, 20%, 25%, इतना फंड्स तो वो डेलीगेट कर सकता है अपनी टीम में, उनकी टीम में लेयर्स बना के, जैसे सीजी ने कर रखा था बाइनेंस में। उसके बावजूद ये था कि 80% से ज्यादा फंड सिर्फ जो है वो हर टाइम पे, 80% कम बता रहा हूँ, शायद 95% से ज्यादा फंड्स जो हैं वो सीजी की एक्सेस में रहा करते थे, और आज भी हैं। अपेरेंटली सीजी ने बाइनेंस छोड़ दी है, लेकिन उसके बावजूद ये है कि सबको पता है, क्योंकि उसने क्यों छोड़ी है, उसने अपेरेंटली बजाहिर छोड़ी है ताकि लीगली जो है उसके साथ जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं यूएस के अंदर, उसकी वजह से बाइनेंस पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक एग्जांपल हमने देखी उस एक्सचेंज की सूरत में जो कैनेडियन एक्सचेंज थी। इसी तरह कुछ एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज काफी ज्यादा जो है वो लोगों लोगों का उसमें नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों के फंड उस पर पड़े थे। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके 20, 30, 50 हजार डॉलर FTX पर पड़े थे और सुकून से रखे हुए थे। तो ये एक चैलेंज है जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, इसका मकसद डरना या डराना नहीं होता, लेकिन इसका मकसद ये है कि हमें पता होना चाहिए कि आवर फंड्स आर नॉट 100% सेफ विद एनी सेंट्रलाइज एक्सचेंज। कोई भी दुनिया की एक्सचेंज हो, चाहे Tier 1 की हो, चाहे वो एक्सचेंज कल आ रही हो, उस पर फंड्स सिक्योर नहीं होते। तो ये एक चैलेंज था।
इस चैलेंज का जो सोल्यूशन निकला वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की शक्ल में निकला, जिसमें एक इजाफा डेक्सा की शक्ल में आप देखेंगे अगले 24 घंटे के अंदर। हो सकता है अगले 2 घंटे में, अगले 4 घंटे में, अगले 6 घंटे में आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कब ये डेक्सा लाइव होने के लिए जा रही है। अब इस डेक्सा के अंदर या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर वो स्ट्रेंथ कहां से मौजूद है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं या हम इसको आने वाले वक्त में फ्यूचर समझ रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि जिस तरह क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज हो तो उसका मजा है। जब क्रिप्टो भी सेंट्रलाइज हो जाती है, जब क्रिप्टो में भी हम महदूद हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वही है कि जब हम किसी एक्सचेंज पर हो तो एक्सचेंज कहती है इतनी लिमिट है ट्रांसफर करने की, तो हम वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होती, वो सेंट्रलाइजेशन होती है कि फंड हमारा है लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते सारा, हमें एक लिमिटेशन तक निकालना है। तो जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है ये वक्त की जरूरत है। और आप देखेंगे, यानी ये मैं पर्सनल मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, और अगर आप चाहें तो मैं आपको ये एक टिप भी दे रहा हूं कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, जब आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के जो टोकन्स होते हैं उनको जरूर जेहन में रखा करें। इस वक्त ये डेक्सा अभी लॉन्च होने के लिए जा रही है, लेकिन इससे पहले जो पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर जो है वो सुशी स्वैप, जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बन रखी है, दैट इज अ वेरी पॉपुलर चेन। और सुशी स्वैप के बाद जो बाइनेंस की चेन पे बन रखी है पैनकेक स्वैप, इट इज द मोस्ट पॉपुलर वन। और इसके अलावा 1 इंच की एक्सचेंज भी है और बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, बर्गर स्वैप, ये स्वैप, वो स्वैप करके शायद सैकड़ों हजारों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। आप ट्रेड करने के मामले में तकरीबन उन सब पे ट्रस्ट कर सकते हैं, टीयर 1 2 का ख्याल किए बगैर। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में देखा यह जाता है कि वहां पर लिक्विडिटी पूल्स कितने हैं, वहां पर टोकन्स कितने हैं, वहां पर पेयर्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस एक्सचेंज पर जाना है, किस एक्सचेंज पर ट्रेड करना है। क्योंकि इसका यूआरएल अभी डाउन है, तो मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं एक्चुअली, जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि ये एक्सचेंज किस तरह से काम करती है, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है। तो अगर आप गौर करेंगे तो आप, मैं जूम कर रहा हूं, आप देखेंगे कि आपको जो है वो ऊपर टॉप के ऊपर नजर आ रहा होगा लॉन्च ऐप। तो इसकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है इसकी आपको एक ऐप भी मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे कनेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। अब ये कनेक्ट का ऑप्शन किस तरह काम करता है कि ये एक्सचेंज है, इस पर डाटा मौजूद है, इस पर सिर्फ वो डाटा मौजूद है जो वॉलेट्स डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आपसे पूछेगा, फॉर एग्जांपल आप अपने लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं या आप अपने मोबाइल पर यूज कर रहे हैं, आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि मैं आपका कौन सा वॉलेट कनेक्ट करूं। क्या मैं आपका लव वॉलेट कनेक्ट करूं, क्या मैं आपका मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करूं, क्या मैं आपका ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करूं, क्या मैं वॉलेट कनेक्ट के साथ कनेक्ट करूं, यानी आपका कौन सा वॉलेट है जो मैं कनेक्ट करूं। आप कनेक्ट का बटन दबाते हैं, इसको अथॉरिटी देते हैं, तो इसको तब पता लगता है कि आपके पास कितने फंड्स हैं, ये फेच करता है आपका डाटा। और जब आप अपने फंड्स कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर दूसरी तरफ किसी और ने भी इस एक्सचेंज के साथ अपना वॉलेट कनेक्ट कर रखा होता है। अब आप दोनों मिलकर एक एक ट्रेड करने के लिए आते हैं। जब आप ट्रेड करने के लिए आते हैं तो अब उसको दोनों तरफ के बैलेंसेस पता होते हैं, उसकी बेस के ऊपर वो आपको बताता है कि अगर आप इतने क्वाइन देंगे तो आपको उसके बदले में इतना मिल सकता है। ये लिक्विडिटी पूल से पहले की बात है, ये मैं आपको लाइव ट्रेड की एग्जांपल दे रहा हूं। तो जब आप वहां पर ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो लाइव में ट्रेड होती है, आपके अकाउंट से कोई एक एसेट निकलता है जो आपने बेचना था और जो उसके बदले में आपको आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि यहां पर आप डेक्सा का टोकन बेचना चाह रहे हो और डेक्सा का पेयर हो यूएसडीटी के साथ, तो आप देखेंगे कि एक तरफ वो चेक करेगा कि क्या इनके पास डेक्सा मौजूद है जो कह रहे हैं मैंने डेक्सा बेचना है, और दूसरी तरफ जो कहेगा मुझे यूएसडीटी के बदले में डेक्सा खरीदना है, तो वो डेक्सा उसके पास क्या यूएसडीटी अवेलेबल है। दोनों वॉलेट कनेक्ट होंगे, उस वॉलेट के अंदर वो एक तरफ से डेक्सा निकालेगा, दूसरे से यूएसडीटी निकालेगा, डेक्सा वाले को यूएसडीटी दे देगा, यूएसडीटी वाले को डेक्सा दे देगा। प्राइस वो पहले देख चुके होंगे, अप्रूव कर चुके होंगे, अप्रूवल करके दोनों के बैलेंसेस बदल जाएंगे, यूएसडीटी वाले का यूएसडीटी चला जाएगा और डेक्सा आ जाएगा, डेक्सा वाले का डेक्सा चला जाएगा, यूएसडीटी आ जाएगा। और उसके बाद आप डिस्कनेक्ट का बटन दबाएंगे, आपका वॉलेट डिटैच हो गया, अगले ने डिस्कनेक्ट का बटन दबाया, उसका वॉलेट डिटैच हो गया। यानी आपके फंड्स हमेशा आपकी एक्सेस में, आपने अपना फंड किसी को नहीं दिया था, आपका फंड किसी और के वॉलेट में नहीं चला गया था, किसी एक्सचेंज के वॉलेट में नहीं चला गया था, ये रियल टाइम में ट्रांजेक्शन हुई। तो ये
डेक्सा का पर्पस है, और डेक्सा एक्सचेंजेस जो हैं ये डिसेंट्रलाइज